हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। गाइस, आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGG 172 लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स करवाऊंगी। इस बुक में टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, जिसमें से 3 ब्लॉक मैं करवा चुकी हूँ। आज हम इस बुक का लास्ट ब्लॉक करेंगे और उसकी भी एक यूनिट मैंने कंप्लीट करवा दी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप प्लेलिस्ट में जाके और इस सब्जेक्ट कोड से सर्च कर सकते हैं। BEGG 172 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, जिसमें इस बुक की आपको सारे यूनिट्स, सारे ब्लॉक्स, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जितनी वीडियोस मैंने अभी तक अपलोड करी हैं। आज हम थर्ड ब्लॉक जो है वर्ड फॉर्मेशन स्ट्रेटजीज़, इसकी यूनिट 1 मैंने करवा दी है, वर्ड पैटर्न। आज मैं आपको इसकी यूनिट 2 करवाऊंगी, इन्फ्लेक्शन मॉर्फोलॉजी ऑफ इंग्लिश 1। और इसमें भी गाइस चेक योर प्रोग्रेस 2 तक मैं करवा चुकी हूँ। आज हम आगे की इस यूनिट को पूरा कंप्लीट करेंगे। नाउ हेडिंग है आपके पास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफेक्ट्स, इन्फ्लेक्शनल एंड डेरिवेशनल। अब एफेक्ट्स वर्ड्स में देखिए, यहाँ पे मैंने जो ये प्रीवियस वीडियो करवाई थी ना, तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। एफेक्ट्स क्या होता है, रूट क्या होते हैं, रूट वर्ड किसको कहते हैं, बेस वर्ड कौन सा होता है, तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप पहले की वीडियोज़ को देखिएगा, उसके बाद में इसको आगे कंटिन्यू करना, क्योंकि हर बार मैं चीज़ों को रिपीट करूँगी, इतना टाइम नहीं है, एग्ज़ाम बहुत पास में है आपकी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जो मीनिंग्स को अप्लाई करते हैं, या फिर जो वर्ड्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, उनके ना डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। अभी मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है, अगर प्रीफिक्स है, मतलब कि कोई वर्ड के आगे कुछ एलिमेंट को लगाया जाता है तो उसे प्रीफिक्स कहते हैं। वर्ड के लास्ट में लगाया जाता है तो सफिक्स कहते हैं। और अगर दो डिफरेंट शॉर्ट वर्ड्स को मिला के कंबाइन करके एक बड़ा वर्ड बनाया जाता है और जिसका मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाता है, उसे हम कहते हैं कंपाउंड। अब ये 3 फॉर्म्स होती हैं वर्ड फॉर्मेशन की। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे अन, इन, अनहैप्पी। मतलब हैप्पी आपके पास में एक वर्ड है, इसके साथ में अन लगा दिया तो अन क्या है, प्रीफिक्स है। वहीं प्लेजर वर्ड है, खुशी वर्ड इसका मतलब होता है, इसके आगे आपने डिस लगा दिया तो ये क्या बन गया, डिसप्लेजर बन गया। तो इसका मतलब ये क्या चीज़ हो गई, नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि जो भी आपके पास में पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, उनके साथ में आप प्रीफिक्स अप्लाई करके उनको नेगेटिव सेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने 2 एग्जाम्पल देखे हैं। जैसे हैप्पी के आगे अन लगा दिया तो ये अनहैप्पी हो गया, मतलब कि सैड। और प्लेजर के आगे आपने डिसप्लेजर लगा दिया तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके का नेगेटिव मीनिंग हो गया। तो जो इस टाइप के वर्ड्स होते हैं, इन्हें हम लेक्सिकल एफेक्ट्स कहते हैं। लेक्सिकल वर्ब्स मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, आप पहले की वीडियोस को देखिएगा, यूनिट में मिल जाएंगी आपको। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट चीज़ आती है कि जैसे कि आप बहुत बार ये चीज़ मैंने रिपीट करी कि हर बार एस का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको थर्ड फॉर्म प्लूरल में कन्वर्ट कर रहे हैं, या वो थर्ड फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है। तो ये चीज़ आपको डिपेंड करती है कि आपके पास में वर्ड क्या है। तो हर बार वर्ड के पीछे एस ये डिनोट नहीं करेगा कि वो चीज़ क्या है, एक प्लूरल फॉर्म में है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। दस इन वर्ड स्कूल एस इज एडिड टू द नाउन स्कूल टू इंडिकेट प्लूरल नंबर। मतलब कि एक आपके पास में वर्ड है स्कूल, उसके साथ में आपने एस लगा दिया तो इट मीन्स वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्लूरल फॉर्म में। वहीं अगर आप गोज लिखते हैं, जैसे गो वर्ड लिखा आपने, और गो क्या है, एक तरीके की वर्ब है, इसके साथ में आपने ES लगा दिया तो यहाँ पे इसका मतलब प्लूरल फॉर्म में नहीं हुआ। ये एक प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में जब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की, जो कि सिंगुलर होता है, तो उसके लिए SES का यूज़ किया जाता है। नाउ यहाँ पे आपको कुछ लेक्सिकल एफेक्ट्स दे रखे हैं और ये इन्फ्लेक्शनल एफेक्ट्स दे रखे हैं। दोनों में आपको पहचानना है कि मतलब आपके पास में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे पता होगा। अब देखिए, जो भी लेक्सिकल एफेक्ट्स होते हैं ना, इनमें वर्ड्स में मतलब सेम फॉर्म नहीं रहती है। जैसे कि प्लीज़ है, डिसप्लीज़ है, या डिसप्लेजर है, तो यहाँ पे ये क्या है, सेम फॉर्म नहीं है। एक्टिव है, एक्ट है, एक्टिव है, इनएक्टिव है, इस तरीके से। लेकिन अगर जो इन्फ्लेक्शनल एफेक्ट्स होते हैं, इसमें क्या होता है, एक ही फॉर्म चलती रहती है, उसमें ED या फिर ER या ES लगा के उसका पूरा मीनिंग जो होता है वो क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। मतलब कि एक सिंगल एलिमेंट के साथ में भी आपको बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 2 सेट्स गिवन है। अब जो सेट 1 है, इसमें जो प्रीफिक्स हैं एज वेल एज सफिक्स। अब यहाँ पे जो वर्ड है ना, ये प्लीज़ है या फिर डिसप्लीज़ है या डिसप्लेजर है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए प्लीज़ वर्ड है, अब इसमें यहाँ पे आपको सफिक्स भी मिलेगा, मतलब जो आगे वर्ड लगा है वो प्रीफिक्स होता है, पीछे जो लगता है वो क्या होता है, सफिक्स। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको प्रीफिक्स भी मिलेगा इस वर्ड में और डिफिक्स भी मिलेगा, सॉरी सफिक्स भी मिलेगा, आई एम रियली वेरी सॉरी। तो प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों जिसमें होते हैं उन्हें हम लेक्सिकल एफेक्ट्स कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको और गिवन है।
अब यहाँ पे जैसे देखिए, जैसे लिखा हुआ है राइट, री राइट, ये जो सेंटेंसेस हैं ऊपर राइट री राइट हो गया, जो कि लेक्सिकल एफेक्ट्स में आते हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं, राइट और री राइट दोनों क्या है, वर्ब है। वहीं पे अगर आप बात करें मॉडेस्ट और इमॉडेस्ट, तो ये दोनों क्या हो गए, एडजेक्टिव हो गए। वहीं लीगल और इलीगल दोनों क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं। तो इसमें कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि आप एक तरीके की ही वर्ब ले रहे हैं तो वो आगे कॉन्टिन्यूशन में रहेंगी। इसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं उसमें क्या होता है, चेंजेस आते रहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है गाइस, जो डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ एफिक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन। मतलब ये जो दो टाइप्स ऑफ एफिक्स है ना, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी ग्रामेटिकल एफिक्स होते हैं जो कि आपको सेट 2 में दे रखे हैं, जैसे कि इन्फ्लेक्शनल एफिक्स भी जिसको कहते हैं, या ग्रामेटिकल एफिक्स जिसको कहते हैं, इन्हें हम इन्फेक्शनल एफिक्स भी कहते हैं। तो मतलब दोनों में से कोई भी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके दो नाम है, एक है ग्रामेटिकल और एक है इन्फ्लेक्शनल। वहीं जो लेक्सिकल एफिक्स हैं इनको हम लेक्सिकल या फिर डेरिवेशनल एफिक्स भी कहते हैं। अब आपको हेडिंग्स आई होप समझ में आ गई होगी। यहाँ पे बोला गया है इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल एफिक्स कौन से होते हैं। तो जो डेरिवेशनल होते हैं उन्हें हम लेक्सिकल कहते हैं, और जो इन्फ्लेक्शनल होते हैं वो ग्रामेटिकल एफिक्स होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको गिवन है। इसके बाद में नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आता है, जो स्टडी होती है इन्फेक्शनल एफिक्स की, उसे हम इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी कहते हैं, और जो लेक्सिकल एफिक्स की होती है उसे हम डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट से आपको बाकी के चेक योर प्रोग्रेस में भी हेल्प मिलेगी कि क्या क्वेश्चन में आपको गिवन है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन है चेक योर प्रोग्रेस 3 में। यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ये आपको खुद से करना है। इसमें आपको ना एफिक्स लगा के और इसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें चेंज करना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आप कर लेंगे। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट आता है 2.5, वीडियो को पॉज करके, और जिसके पास में बुक नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके फिर आप कर लीजिएगा। और अगर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो सिर्फ इंट्रो पे भी अच्छे से फोकस करिएगा, ताकि एग्जाम में अगर आता है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि आप हर एक चीज़ की ना प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो अगर आप इंट्रो भी अच्छे से सुनते हैं और समझते हैं तो चीज़ें एग्जाम में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। इसके बाद में नेक्स्ट आता है इन्फ्लेक्शनल एफिक्स। इन्फ्लेक्शनल एफिक्स में क्या होता है कि ये हम चीज़ पहले अभी पीछे वाले उसमें हमने देखा है कि जो लास्ट वर्ड होता है वहीं पे कहीं पे हम इसको ऐड कर देते हैं। नो अदर सफिक्स कैन बी एडिड टू वर्ड आफ्टर एन इन्फ्लेक्शन सफिक्स कैन बी हैज़ बीन एडिड। मतलब जब इन्फ्लेक्शनल एफिक्स को ऐड कर दिया जाता है ना, तो उसके बाद में किसी और सफिक्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे ना क्लेवर वर्ड है, इसको आपने क्या कर दिया, क्लेवरर और क्लेवरेस्ट। तो ये क्या है, ये अपने आप में ही ना कंप्लीट वर्ड है। आपको क्लेवर के साथ में और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, लाइक डिस या अन ऐसे कुछ वर्ड्स को लगाने की ज़रूरत नहीं है। और क्लेवरर में भी नहीं, क्लेवरेस्ट में भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वर्ड्स क्या हैं, अटैच्ड हो चुके हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको बता रखी है कि जब हम इन्फ्लेक्शनल एफिक्स को लगाते हैं, वर्ड्स को यूज़ करते हैं, तो उसके अलावा किसी और सफिक्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन्फ्लेक्शन सफिक्स जो होते हैं वो डू नॉट चेंज एज अ पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड टू विच दे आर एडिड बट इंडिकेट ग्रामेटिकल रिलेशनशिप्स। मतलब ये जो इन्फ्लेक्शन एफिक्स होते हैं ग्रामेटिकल रिलेशनशिप को शो करते हैं, और इन्हें ही ग्रामेटिकल एफिक्स भी कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी ऑफ द इंग्लिश नाउन। यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन है और उससे आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, कविता हैज़ गॉन टू मुंबई। द फर्स्ट वर्ड कविता इज़ अ नेम ऑफ गर्ल, वर्ड मुंबई इज़ अ नेम ऑफ प्लेस. As you know, we all these proper noun in sentence like Radha has bought these tables and chairs. The word table and chairs are nouns and they are the class of objects and things are known as common noun. अब देखिए, आपके पास में क्या होता है, जब हम ग्रामर पढ़ते हैं ना तो आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन होते हैं। तो हर सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स होते हैं उनकी एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस बता रखा है, कविता की बात करी गई है, तो नेम ऑफ गर्ल हो गया ये, और जो मुंबई है ये क्या है, पर्टिकुलर प्लेस हो गया। तो ये चीज़ें देखिए, यहाँ पे हर चीज़ क्लियर है। क्लियर कैसे, जैसे एक कविता है और वो कहाँ गई या कहाँ जा रही है, मुंबई। तो यहाँ पे जाने या ना जाने की बात नहीं है, यहाँ पे एक मेन पर्सन है जो कि कविता है, और प्लेस है वो क्या है, मुंबई। मतलब ये दोनों चीज़ें क्या है, फिक्स है। तो यहाँ पे जिस नाउन की बात हो रही है वो होता है प्रॉपर नाउन। वहीं जो सेकंड सेंटेंस आपको गिवन है वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ के लिए आप श्योर है, वो है राधा हैज़ बॉट दीज टेबल्स एंड चेयर्स। तो यू डोंट नो ना कि कौन सी टेबल्स और कौन सी चेयर्स वो लेकर आई हैं। तो ये चीज़ में क्या है, ये कॉमन नाउन है। टेबल्स में बहुत सारी वैरायटी हो सकती है। टेबल एक पूरी कम्युनिटी को डिफाइन करता है। वो कोई भी टेबल हो सकती है, बार टेबल हो सकती है, डाइनिंग टेबल हो सकती है, कोई भी टेबल हो सकती है। चेयर में भी सेम चीज़ है, ऑफिस चेयर हो सकती है, आपके घर की चेयर हो सकती है,
या कहीं का जो वेटिंग एरिया होता है वहाँ की चेयर्स हो सकती हैं। तो ये क्या है, ये पूरी कम्युनिटी को डिफाइन कर रही है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं कॉमन नाउन में। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको गिवन है। इसके अलावा जो कॉमन नाउन होते हैं उसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है काउंट और सेकेंड वन इज मास। काउंट की बात ये होती है जिसमें आप इनको नंबर से डिनोट करते हैं और जिनको काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 10, 20 एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या है, एक फिक्स नंबर आप डिफाइन कर रहे हैं, तो इट मीन्स इस नाउन को आप काउंट कर सकते हैं। तो इसे काउंट नाउन कहेंगे या काउंटेबल नाउन कहते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। अच्छा, नंबर्स के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे चेयर है, मैंगो है। तो नंबर ऑफ़ मैंगोज़ या नंबर ऑफ़ चेयर्स आप काउंट कर सकते हैं। एग को भी काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ एग्स आप काउंट कर सकते हैं। इसलिए ये चीज़ें काउंट नाउन में से, मतलब कि जिस चीज़ को आप काउंट कर सकते हैं वो चीज़ किस में आती है, काउंट नाउन में। इसके बाद में नेक्स्ट आता है मास नाउन। मास नाउन्स क्या होते हैं, विच डिनोट्स ऑब्जेक्ट लाइक कैन नॉट बी काउंटेड एंड देयरफॉर कैन नॉट अकर्स विद अ नंबर। मतलब मास नाउन वो नाउन होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते और जो एक नंबर में शो नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं मास नाउन। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, शुगर, मिल्क, वाटर, कॉफ़ी। तो यहाँ पे आप इनको काउंट नहीं कर सकते। अब जो मिल्क है उसको 1 ग्लास ऑफ मिल्क या 2 ग्लास ऑफ मिल्क आप ऐसे काउंट कर सकते हैं। वैसे आप क्वांटिटी में नहीं बताते। एक्सेप्टेबल है कि लीटर्स में आप उसको मेजर करते हैं, लेकिन वैसे आप इसको भी काउंट नहीं कर सकते। दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रॉपर काउंट एंड मास नाउन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अब इसको ना मैं एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि मैंगो एक काउंट नाउन है, तो आप किसी को ये चीज़ बोल सकते हैं कि आपको 1 मैंगो खाना है। आप किसी को बोल सकते हैं कि आपको 2 मैंगोज़ खाने हैं या 1 पीस मैंगो का खाना है। वहीं अगर हम कॉफ़ी की या वाटर की बात करें तो आप ये नहीं बोलते आपको 1 पानी चाहिए या फिर 1 कॉफ़ी चाहिए। तो आप कैसे बोलते हैं, आपको 1 कप ऑफ कॉफ़ी चाहिए या 1 कप ऑफ मिल्क चाहिए। तो इस तरीके से आप बोलते हैं। और जब आप दूध लेने के लिए जाते हैं तो वो क्या होता है, पैकेट्स में आता है। तो उस टाइम पे भी वो आप उसको पूरा पैकेट ही लेते हैं। तो ये चीज़ इसमें एग्जांपल दे रखी है। इसके एग्जांपल और भी बहुत सारे हैं, दूध लेने के और भी तरीके होते हैं। तो प्लीज़ उसको लेके आप ज़्यादा जज्बाती मत होइएगा। मैं सिर्फ आपको समझाने का ट्राई कर रही हूँ कि जिनको आप काउंट कर सकते हैं फिजिकल वे में, वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं। उसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, थिंग्स भी हो सकती हैं। एंड मास नाउन वो होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग आती है मॉर्फोलॉजी ऑफ द काउंट नाउन। तो इसमें 2 ब्रॉड डिविजन्स हैं, एक है रेगुलर प्लूरल और एक है इर्रेगुलर प्लूरल। पहले हम रेगुलर प्लूरल्स को पढ़ेंगे। रेगुलर प्लूरल्स में क्या होता है, मोस्ट काउंट नाउन एक्सप्रेस अ नंबर। तो जो काउंट नाउन होते हैं ना, वो मोस्टली क्या चीज़ एक्सप्रेस करते हैं, नंबर्स। और या फिर उनके पीछे SEIS लगा के आप उसको प्लूरल में भी काउंट करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं जो इस तरीके से आपके पास में नंबर्स आते हैं जिसमें SEIS लगाया, उसको आपने प्लूरल में कन्वर्ट कर दिया, उसे हम रेगुलर प्लूरल फॉर्म कहते हैं। इसका एग्जांपल है कैट्स, मतलब बहुत सारी कैट्स हो गई। कैट को लिख सकते हैं आप नॉर्मल और फिर S लगा के आप उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करें। वही बुशेस हो गया, डॉग्स, बैग्स, टेबल्स। तो ये सब किस में आती है, रेगुलर प्लूरल फॉर्म में। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में भी कुछ और चीज़ें दे रखी है, मतलब रूल्स में बता रखा है कि इनमें सफिक्स को भी ऐड कर दिया जाता है। तो इसमें जो मोस्टली सफिक्स होते हैं वो S या ES ही आप लगाते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पे आपने वर्ड्स में S लगा के पूरी तरीके से चेंज कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे आपने ES लगा के इसको चेंज कर दिया। और कुछ में आपने यहाँ पे जैसे कि है ये सिटी है, तो इसको आपने सिटीज़ में कन्वर्ट किया, तो Y हटा के IES आपने यूज़ किया। तो यहाँ पे ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में आप किस तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आई रियली वेरी सॉरी, ये फ़ोन बार बार इतना मतलब स्टेबल नहीं कर पाई मैं इसको। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, कुछ में SEIS कुछ में IES लगा के इस तरीके से आपने इसकी फॉर्म्स को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है गाइस इर्रेगुलर प्लूरल। इर्रेगुलर प्लूरल में क्या आता है, दे आर द नाउन्स हैव एन इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म, दे डू नॉट टेक एन एफेक्स टू एक्सप्रेस द कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। इनको किसी एफेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब कि इसमें हमें कोई सफिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। SEIS लगाने से ही ये कन्वर्ट नहीं होते हैं, इसमें पूरी तरीके से वर्ड ही चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल माउस है, देखिए माउस का माइस हो सकता है, ये किसी भी तरीके से लगता नहीं है, बट ये चीज़ है। माउस वर्ड आपने नॉर्मल लिखा एक सिंगल माउस के लिए, फिर माइस लिख दिया, तो और यहाँ पे मैन और मैन लिख दिया, तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन बस A और E का डिफरेंस आता है। फुट और फीट देखिए, तो यहाँ पे क्या है, पूरी तरीके से वर्ड ही चेंज हो गया। तो ये चीज़ आप तब सीख सकते हैं जब ये चीज़ आपको आती हो, मतलब हर एक में आप वाइल्ड गेस नहीं कर सकते कि आपको S या ES ही लगाना है।
वहीं पे जो इरेगुलर प्लूरल्स होते हैं उनमें जैसे कुछ एग्जांपल है, नाइफ्स है और थीव है, तो यहाँ पे एफ को हटा के आपने इसको नाइफ्स बना दिया, इसको थीव्स बना दिया, तो ये भी एग्जांपल इसी के आते हैं इरेगुलर प्लूरल के। इसके अलावा और इनमें ना वॉइस भी चेंज होती है, जैसे पहले वाले में ना वॉइस में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल कैट है, तो कैट को आपने कैट्स बोल दिया, तो सिर्फ एक एस साउंड ऐड होने से वो प्लूरल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है, टूथ और टीथ पूरी तरीके से सेपरेट साउंड है, तो ये प्लूरल फॉर्म में चला जाता है। वहीं पे नाइफ और नाइफ्स हो गया, थीव और थीव्स हो गया, तो यहाँ पे क्या है, वॉइस में भी बहुत बड़ा चेंज आता है। इसके बाद में कुछ और एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, जैसे कि चाइल्ड एक बच्चा हो गया, चिल्ड्रन वहाँ पे पूरी कम्युनिटी को आपने डिफाइन कर दिया, तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आपको वर्ड्स में एग्जांपल गिवन है। और यहाँ पे लैंग्वेज या सोसाइटी के बेसिस पे भी इसकी कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल शिप या डियर हो गया, या फिर नेशनलिटीज़ होती हैं, जैसे चाइनीज़ है, पूरे चाइनीज़ को काउंट करेंगे, जापानीज़ है तो उसमें पूरा ग्रुप आ गया, पूरी कंट्री आ गई, इंडियंस में पूरी कंट्री आ गई, तो ये सब चीज़ें एग्जाम्पल हैं इरेगुलर प्लूरल की। ये जो मेन 2 डिवीजन थी, इसकी में और भी थोड़े बहुत एग्जाम्पल है, जैसे डजन का आपको पता है कि नंबर और 12 को ये डिफाइन करता है, तो यहाँ पे डजन वर्ड बोल दिया, तो यहाँ पे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आपको 12 चीज़ें चाहिए, 12 एग चाहिए, 12 बनानास चाहिए, तो ये चीज़ आपको डिफाइन नहीं करनी। तो ये चीज़ें किस में आती हैं, इरेगुलर प्लूरल के अंदर आती हैं। आपके पास ना इसमें क्वेश्चंस भी हैं आगे, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो इन चीज़ों को पहले आप ध्यान से समझिएगा, उसके बाद में आप जब इसको करेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट आता है केस कॉन्ट्रास्ट। तो इसमें क्या होता है, इसको 2 कैटेगरीज में, जो काउंट नाउन हमने पढ़ा ना जिसको आप काउंट कर सकते हैं, उसको 2 कैटेगरीज में एक्सप्रेस किया जाता है। एक होता है पॉजेसिव एंड सेकेंड वन इज़ नॉन पॉजेसिव। आई रियली वेरी सॉरी, यहाँ पे है पॉजेसिव एंड नॉन पॉजेसिव। तो यहाँ पे कोई भी जो नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं वो सब यहाँ पे काउंट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना कुछ आपको एग्जांपल दे रखे हैं। अगेन आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसमें भी आप एस या ES वर्ड्स का यूज़ करेंगे उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए, लेकिन हर बार यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं होता एस लगाने से। एक वर्ड होता है अपोस्ट्रोफिस एस, जब आप लगाते हैं तो उससे सेंटेंस का मीनिंग काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल समझाती हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे ना एक सेंटेंस गिवन है, फार्मर्स फील्ड, द चाइल्ड्स टॉय, द डॉल्स हाउस, तो यहाँ पे क्या कुछ एग्जांपल्स गिवन है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, एक तो वर्ड है टॉयज, जिसमें टॉय के बाद में क्या लगा रखा है, एस लगा रखा है। यहाँ पे टॉय के बाद में जो एस है ना, ये शो करता है कि यहाँ पे ये प्लूरल है, मतलब ये एक से ज़्यादा की क्वांटिटी को शो करता है। वहीं जो चाइल्ड के साथ में एस है, या फार्मर के साथ में एस है, या फिर डॉल के साथ में जो एस है ना, ये अपोस्ट्रोफिस एस है। तो इट मीन्स फार्मर फील्ड्स मतलब फार्मर की फील्ड, मतलब फार्मर का खेत या जो भी उसकी जगह थी। चाइल्ड्स टॉय मतलब जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, उसका टॉय, उसका खिलौना, उस बच्चे का खिलौना। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको एग्जाम्पल दे रखी है कि जो अपोस्ट्रोफिस एस होता है ना, वो का या उस एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड होता है, वो उसे डिनोट करता है। लेकिन वहीं पे अगर आप नॉर्मल एस लगाते हैं विदाउट एनी कोमा और किसी भी और तरीके से, तो वो एक प्लूरल को शो करता है। अब यहाँ पे देखिए बॉयज़ हॉस्टल, तो यहाँ पे आपको पता लगाना है कौन सा वाला बॉयज़ ठीक है। ये जो बॉयज़ है ना, ये प्लूरल फॉर्म को शो करता है। यहाँ पे आपने कॉमा लगा के क्या कर दिया, बॉयज़ हॉस्टल। तो ये कुछ आपको एग्जांपल्स गिवन है, और ये चीज़ आपको समझनी है कि इसमें हर बार जो एस लगता है वो प्लूरल को शो नहीं करता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो दैट ऑल द काउंट नाउन्स लाइक टेक द पॉजेसिव फॉर्म फ्रीली, जर्नली नाउन्स दैट डिनोट पर्सन और लिविंग बींग्स टेक द पॉजेसिव अफेक्ट्स। तो जो पर्सन्स को डिनोट करते हैं, जो लिविंग बींग्स को डिनोट करते हैं, उसे हम पॉजेसिव अफेक्ट्स में काउंट करते हैं। सो यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है, ऑफिसर्स कार बट द टायर्स ऑफ द कार। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है, ऑफिसर जो है ना वो एक लिविंग थिंग में, एक पर्सन में आता है, तो यहाँ पे आपने इसको कन्वर्ट किया पॉजेसिव अफेक्ट्स में। लेकिन टायर जो वर्ड है ये नॉन लिविंग थिंग में आता है, तो यहाँ पे आपने इसको प्लूरल फॉर्म में एस लगा के कन्वर्ट कर दिया। तो ये कुछ एग्जांपल से इसको यहाँ पे एक बार पोस्ट करना और फिर इसे एक बार रीड करिएगा, आपको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएंगी। इसमें लास्ट है जो टॉपिक आता है चेक योर प्रोग्रेस 4 से पहले, वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ द मास नाउन। अभी हमने काउंट नाउन पढ़ा जिसको आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ मास नाउन्स होते हैं जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। इसमें क्या आता है, एग्जांपल है एडवाइस हो गया, फर्नीचर हो गया, हैप्पीनेस हो गया। तो इसमें कोई भी नंबर या फिर कोई केस को ये डिफाइन नहीं करता है। दिस मीन्स दैट द थिंग्स दैट द मास नाउन्स डिनोट आर ट्रीटेड एज अनकाउंटेबल, मतलब कि जो मास नाउन्स होते हैं उसको आप कैसे ट्रीट करें, एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट करते हैं।
वी डू नॉट ऐड द प्लूरल सफिक्स टू द नाउन। तो मतलब यहाँ पे जो नाउन्स है जैसे एडवाइस है तो इसको एडवाइसेस नहीं करना, फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं करना, आपको हैप्पीनेस को हैप्पीनेसेस नहीं करना। तो ये वर्ड्स का एक तो प्रोनाउंसिएशन भी गलत है और इसमें आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। इन शॉर्ट इसमें क्या एक्सप्लेन करने का ट्राई है कि जो मास नाउन्स होते हैं उनको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको SEIS लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो गाइज यहाँ पे आपको ना चेक योर प्रोग्रेस 4 गिवन है और ये आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मैंने बहुत के आंसर्स यहाँ पे लिख दिए हैं, लेकिन जिसके नहीं लिखे वो आपको आइडेंटिफाई करने होंगे। बट मैंने ऑलमोस्ट इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख दिए हैं। आपको वीडियो को पोस्ट करना है और फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है अगेंस्ट ईच ऑफ द वर्ड गिवन बिलो मेंशन वेदर इट इज़ अ मास नाउन और अ काउंट नाउन। आपको ना यहाँ पे कुछ वर्ड्स गिवन है और आपको बताना है मास नाउन है या काउंट नाउन है। तो आप कैसे पहचानेंगे? जिसको आप काउंट कर सकते हैं वो काउंट नाउन हो गया और जिसको आप काउंट नहीं कर सकते वो क्या हो गया? मास नाउन। इसमें एग्जांपल देखिए, टी को आप काउंट नहीं कर सकते, फ्लोर को आप काउंट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें किस में आती है? मास नाउन के अंदर आती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है गिव प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। आपको यहाँ पे ना कुछ वर्ड्स गिवन है और इसको आपको प्लूरल में कन्वर्ट करना है। और ये भी याद रखना कि ज़रूरी नहीं है हर एक को आपको प्लूरल में कन्वर्ट करना ही करना हो। कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो कि ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में गिवन होते हैं, मतलब जिसका सिंगुलर और प्लूरल सेम ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल डियर यहाँ पे, तो इसका दोनों ही सेम रहेगा, डियर भी सेम रहेगा और डियर भी सेम ही रहेगा। इसके बाद में गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन टेक प्लूरल फॉर्म और नॉट। मतलब आपको कुछ वर्ड्स गिवन है, आपको बताना है क्या सब प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। एग्जाम्पल देखिए, न्यूज़। न्यूज़ क्या है? ये ऐसे ही रहती है, न्यूज़ कभी नहीं होता, तो न्यूज़ न्यूज़ ही रहती है, ये हमेशा सेम ही रहेगी। इसको कभी प्लूरल फॉर्म में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। करेज को भी नहीं कन्वर्ट कर सकते, करेजेस करेज करेज वर्ड ही रहता है। यहाँ पे ना ये एग्जाम्पल्स आपको गिवन थे, इससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो जिससे आप प्लूरल फॉर्म में मतलब एक का अनेक नहीं बना सकते, तो वहाँ पे आपको नो लिखना है, और बना सकते हैं तो वहाँ पे आपको यस लिखना है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स कैन टेक द पॉजेसिव फॉर्म। तो इनमें से कौन से जो नाउन्स हैं वो पॉजेसिव फॉर्म को टेक कर सकते हैं। अब गाइज ये जो वीडियो है ना थोड़ी लेंदी तो होगी, बट मैं सोच रही हूँ ये टॉपिक ना इसमें ही कंप्लीट करवा दूँ, क्यों इतनी सारी वीडियोस को रिकॉर्ड करना, इसी में ही मैं कंप्लीट करवा देती हूँ। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी ऑफ द इंग्लिश एडजेक्टिविटी, सॉरी एडजेक्टिव, देखिए प्रोनाउंसिएशन को मेरी को क्या हो गया। इन्फ्लेक्शन मॉर्फोलॉजी ऑफ इंग्लिश एडजेक्टिव आपको पूछा गया है। तो जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना वो मोस्टली रिलेटेड होते हैं या तो नाउन से या फिर प्रोनाउन से। नाउन्स जो है ना, छोटी डेफिनेशन जो आपने बेसिकली सुनी होती है वो होती है नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, और या फिर प्रोनाउंस जो नाउन्स की क्वालिटीज़ को या जो विशेषताएं होती हैं उसको डिनोट करते हैं। तो ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये जनरली इन दो चीज़ों के ऊपर रिलेट करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, फूड इज़ डिलीशियस। तो आपने क्या बोला? फूड इज़ डिलीशियस। तो वो जो खाना है ना वो बहुत डिलीशियस है या यमी है। तो फूड वर्ड क्या हो गया? एक तरीके का सेंटेंस है। अब देखिए फूड और जो डिलीशियस है ये दोनों किस तरीके से रिलेट करते हैं। मतलब जो डिलीशियस वर्ड है ना ये एडजेक्टिव रिलेट करता है फूड से। मतलब ये जो डिलीशियस वर्ड है ना ये फूड की क्वालिटी को शो कर रहा है। मतलब कि आप ये भी बोल सकते थे खाना बेकार है, टेस्टी नहीं है, टेस्टलेस है, या उसमें किसी चीज़ की कमी है। लेकिन फूड इज़ डिलीशियस, यहाँ पे जो डिलीशियस वर्ड है ना ये किससे रिलेट कर रहा है? फूड से रिलेट कर रहा है। सेकेंड सेंटेंस में नॉटी बॉय ब्रोक द विंडो पेन्स। तो जो एडजेक्टिव है नॉटी ये किससे रिलेट है? बॉय से। मतलब ये जो नॉटीनेस है ना ये बॉय की क्वालिटी को शो कर रहा है कि वो जो बॉय है जिसकी बात इस सेंटेंस में की गई है वो क्या है? नॉटी है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है गाइस ग्रामेटिकल कैटेगरी एसोसिएटेड विद एडजेक्टिव्स। तो ये तो नॉर्मल सेंटेंसेस थे। अब कुछ ग्रामेटिकल कैटेगरीज होती हैं जो कि एडजेक्टिव से एसोसिएट करती हैं। अब इसमें 3 कैटेगरीज आती हैं। एक होता है पॉजिटिव, सेकेंड वन इज़ कंपैरेटिव एंड थर्ड वन इज़ सुपरलेटिव। इनको तीनों को एक बार समझते हैं और इसमें आपको ना सफिक्स को ऐड करना पड़ता है जो कि इन्फ्लेक्शनल सफिक्स होते हैं। इन्फ्लेक्शनल सफिक्स में जैसे कि मोर या मोस्ट वर्ड यूज़ करते हैं, लाइक क्लेवर एक सिंपल वर्ड हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्लेवरर आपका कंपैरेटिव हो गया, मतलब 2 में कंपैरिजन कर दिया, क्लेवरेस्ट सुपरलेटिव हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है इसमें। अब यहाँ पे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में आप क्या लगाते हैं? ER या फिर EST को लगाते हैं। फॉर एग्जांपल टॉल, लार्ज, स्वीट, यहाँ पे वर्ड्स आपको गिवन है। तो ये क्या है? पॉजिटिव हो गया, टॉल, लार्ज एंड स्वीट। इसमें आपने टॉलर लगाया तो कंपैरेटिव हो गया, टॉलेस्ट बनाया तो ये क्या हो गया? सुपरलेटिव हो गया। मतलब जिसमें आपने ER कनेक्ट किया वो कंपैरेटिव होता है, जिसमें EST कनेक्ट किया आपने वो क्या होते हैं? सुपरलेटिव होते हैं।
इसके बाद में गाइज नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास में इन सम एडजेक्टिव्स However, the comparative and superlative degrees are expressed by adding। अब जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, ER और EST लगा के comparative और superlative बना दिया, लेकिन कई ऐसे भी वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जिसको मैं आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोर या मोस्ट वर्ड का यूज़ करना पड़ता है। मतलब कि वहाँ पे जो वर्ड या एडजेक्टिव गिवन है उसमें कोई चेंज नहीं आता, बस मोर या मोस्ट लगा के आप उसकी वैल्यू को एनहेंस या रिड्यूस कर देते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या है, ब्यूटीफुल, तो आपने क्या करा, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इस तरीके से लगा दिया। तो यहाँ पे आपको कुछ और एग्जांपल्स भी गिवन हैं। इसके बाद में गाइज नेक्स्ट चीज़ जो आपके पास में आती है, ER और EST आप लगा देते हैं बहुत सारे वर्ड्स में, और बहुत सारे वर्ड्स में आप क्या यूज़ करते हैं, मोस्ट और मोर को यूज़ करते हैं। तो ये जब एग्जांपल्स आप करेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव वर्ड्स गिवन है, ये इसका कंपैरेटिव फॉर्म है और ये इसका सुपरलेटिव फॉर्म है, दोनों तरीके से आपको गिवन है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट हो गया, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है और उसके बाद में आपको चेक योर प्रोग्रेस 5 करनी है। चेक योर प्रोग्रेस 5 में आपके पास में क्वेश्चन क्या गिवन है, आपको कुछ वर्ड्स गिवन है और इसमें आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है इनको ER या EST लगाकर। तो ये चेक योर प्रोग्रेस आपको करना है कंप्लीट। एंड नाउ गाइस फाइनली यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में हम इस ब्लॉक की यूनिट 3 करेंगे, और यूनिट 3 है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। यूनिट 3 है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी ऑफ इंग्लिश 2। अभी हमने इंग्लिश 1 करी, अब हम इंग्लिश 2 मतलब इसकी यूनिट 3 को कंटिन्यू करेंगे। और हो सकता है आगे की जो वीडियोज़ हैं वो थोड़ी सी लेंदी मैं करूँ, क्योंकि टाइम कम है, उस हिसाब से सिलेबस कंटिन्यू करना है। सो प्लीज़ अगर आपको लगता है, अगेन मैं एक चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही है, टाइम ज़्यादा लग रहा है आपको पढ़ने में, तो आप स्पीड बढ़ाकर भी कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इस स्पीड से अगर हम चलेंगे। अदरवाइज सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा एग्ज़ाम टाइम से पहले। और आपके पास में इंग्लिश के अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने को, और मेरे पास भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं आप सबको पढ़ाने को। और इसके लिए तो सीरियसली मैं बहुत सॉरी फील करती हूँ कि मैंने पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया, बट कोई नहीं, कहते हैं ना देर आए दुरुस्त है, तो यही आप लगा लीजिए। बट मैं ट्राई करूँगी कि आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाए। नाउ मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।